हेलो, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। संगम नगरी से मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी से कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। आज हमने करंट अफेयर्स के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में श्योर एंड सर्टेन है कि आने हैं। मैं आपका करंट अफेयर आपके अपने चैनल पे 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा जो कि यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन मिस नहीं करना है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए प्रॉमिस करते हैं काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियो देखने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ, आपने बहुत कुछ सीखा है। तो हम 100 क्वेश्चन आज कवर करेंगे जिनमें हम डिटेल्ड में भी एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को हम बताएंगे। ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और ये जुलाई तक अपडेटेड है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। और अगर स्पीड की दिक्कत हो, अगर कम लगे स्पीड, तो आप 1.5 पे कर लीजिएगा, और बाकी ज़्यादा नहीं, आज तो स्लो ही बोलेंगे। तो ठीक है, बिना देरी किए हुए आज के सेशन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो जो आपका विश्व विरासत दिवस है ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस से क्या क्या पूछा जा सकता है? तो विश्व विरासत दिवस दुनिया भर में 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, आप एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही स्पष्ट और स्लो मोशन में मैं बोलूँगा तो आप समझिएगा। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी यह दिवस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। पूछ लेता है कि 2024 में इसकी थीम क्या थी? क्या थी थीम? पेपर में पूछता है। तो इसकी थीम थी विविधता की खोज करें, विविधता की खोज करें, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं। और क्या बन सकते हैं कि आपका जो विश्व विरासत जो विश्व विरासत दिवस है उसे दुनिया में अभी तक देखा जाए कि 18 अप्रैल 2024 तक दुनिया में आपके 1223 कितने 1223 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। और भारत में कितने हैं? भारत में 43। तो इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारत में कितने धरोहर स्थल हैं यूनेस्को के? 43। और 18 अप्रैल 2024 तक दुनिया में कितने हैं? 1223। और जो यूनेस्को ने विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस 1983 से मनाने के लिए अनुमोदित किया था, यानी प्रस्ताव दिया था। कब दिया था? 1983 से। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में इनमें से कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जो केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है जिसे जीसीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीसीपी शॉर्ट में बोलते हैं। जीसीपी को लागू करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में अग्रणी भूमिका निभाया था। यानी जो केंद्र सरकार की जीसीपी प्रोग्राम है लागू करने के लिए, इसमें मध्य प्रदेश ने वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाया था। अब तक मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण में हरियाली अभ्यास के लिए 10,000 हेक्टेयर, कितने? 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की पहचान की गई है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की पहचान की गई है। ये तो पहले पे मध्य प्रदेश हो जाता है, दूसरे पे आपका क्या आता है? तेलंगाना आता है। दूसरे पे तेलंगाना आता है, और तीसरे पे क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है, और चौथे पे क्या आता है? गुजरात आता है, पाँचवें पे असम आता है। कभी कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पहले दूसरे पे कौन है? तो पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे तेलंगाना है, और तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ है, चौथे पे गुजरात और पाँचवें पे असम है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित तीसरा लता दीनानाथ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान।
तो प्रतिष्ठित तीसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये आपके बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो तीसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। और इस पुरस्कार को इसके पहले किसे मिला है? नरेंद्र मोदी और आशा भोसले को। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय गायिका आशा भोसले को। और यह पुरस्कार 6 फेब 2022 6 फरवरी 2022 को दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा दिवंगत भारत रत्न विजेता और महान गायिका लता मंगेशकर की याद में यानी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। यानी 6 फरवरी 2022 को दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। किसकी याद में? लता मंगेशकर की याद में। तो ये पूछता है कि ये पुरस्कार कौन देता है? ये पुरस्कार कौन देता है? तो दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा। अब किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो लता मंगेशकर की स्मृति में। किसमें? लता मंगेशकर की स्मृति में। चलिए आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था विकल्प ए सही है, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। किसके द्वारा दिया गया? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया था। इसमें कोई समझने के लायक नहीं है विशेष, जहाँ जरूरत होगा वहाँ हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में सर्वसम्मत से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल एजेंसी यानी AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव किस देश ने प्रायोजित किया था? यह प्रस्ताव किस देश ने प्रायोजित किया था? रूस, चीन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा सही विकल्प? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सही होगा। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और किया गया था और साथ ही साथ रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों ने इसमें सह प्रायोजित किया था। मतलब इसे तो यह किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। और रूस, चीन और क्यूबा के सहित 123 देश सह प्रायोजित थे, इसके सह प्रायोजित करने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? मुंबई भारत में, सियोल दक्षिण कोरिया में, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, जिनेवा स्विट्जरलैंड। मुंबई भारत, सियोल दक्षिण कोरिया, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये कहाँ किया गया आपका? ये किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो आपकी 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक थी वह 23 से 27 मार्च के बीच जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। और यह 1889 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें 180 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 180 देश सदस्य हैं। अंतर संसदीय संघ में कितने देश सदस्य हैं? 180 देश। आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं जिसको आप पेन और पेपर की सहायता से नोट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। और आप लोग चिंता मत करिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप अगर अभी तक टेलीग्राम से न जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफास्पा का विस्तार किया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2। यहाँ पे 1 और 2 होना चाहिए, लिख लीजिए 1 और 2, 1, 2, 3। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 1, 2, 3। इसके तीनों विकल्प सही हैं, असम, अरुणाचल, नागालैंड। यानी तीनों जगह अफास्पा का विस्तार किया गया। यानी असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम पूछ लेता है अफास्पा का फुल फॉर्म। तो क्या होता है? सशस्त्र
बल विशेषाधिकार अधिनियम। अफास्पा को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, यानी ये 6 महीने के लिए और विस्तार कर दिया गया। अफास्पा का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो हिंदी में लिखा है ना सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। अगर इंग्लिश में कहें तो द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। और कब अफास्पा आया था? 1958 में। कब आया था? 1958 में, 11 सितंबर 1958। 11 सितंबर 1958 को यह लागू हुआ था अफास्पा। यह अफास्पा क्या होता है? अफास्पा के बारे में जान लीजिए कि अफास्पा के तहत सुरक्षा बलों को कानून के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने और सर्च और गिरफ्तारी का अधिकार है। अगर जहाँ पे अफास्पा लागू है तो जो कानून के सुरक्षा बल के सैनिक होते हैं वो बिना किसी के आदेश के गोली चला सकते हैं और सर्च और गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो ये हो गया अफास्पा। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पहला, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक और दो दोनों। क्या होगा? एक और दो दोनों। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सेवा, अखंडता और नेतृत्व के मूल्यों को अपनाते हुए समाज में मतलब एक असाधारण योगदान दिया है। और हाल ही में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। तो विकल्प एक और दो दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS द्वारा आयोजित सम्मेलन का नाम क्या है? परिवर्तन मनन, परिवर्तन चिंतन, परिवर्तन ध्यान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? परिवर्तन चिंतन, यानी विकल्प सी सही है। विकल्प सी, परिवर्तन चिंतन। यानी 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जो CDS द्वारा सम्मेलन किया गया था उसका नाम क्या था? परिवर्तन चिंतन। अब इसकी अध्यक्षता किसने की? जनरल अनिल चौहान। ये भी पूछ सकता है, जनरल अनिल चौहान। इसकी अध्यक्षता किसने की? जनरल अनिल चौहान। इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में मिस्र में अब्देल फतेह अल सीसी ने कितनी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो अब्देल फतेह अल सीसी ने कितनी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, तीसरी बार शपथ ली। कितनी बार? तीसरी बार। 24 में वहाँ पे भी हाल ही में चुनाव हुए जिसका नतीजा आया और अब्देल फतेह अल सीसी को तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये हो गया इसका सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। 22 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा। तो किसने मनाया अपना 112वां स्थापना दिवस? बिहार ने। किसने? बिहार ने। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है, बिहार ने ही मनाया। और बिहार को 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल से अलग राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1912 में बंगाल से अलग राज्य बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया है? दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? विकल्प बी। विकल्प बी गुजरात। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क है गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में लगाया गया है। कहाँ पे? खावड़ा क्षेत्र में। गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में लगाया गया। किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा। अडानी समूह के द्वारा लगाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की 45 गीगावाट है। कितनी है? 45 गीगावाट है। चलिए आगे चलते हैं।
डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत अफगानिस्तान, भारत तजाकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान, भारत इजराइल। तो ये किसके बीच किया गया आपका? भारत और उज्बेकिस्तान। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। यह अभ्यास किसके बीच किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 18 अप्रैल। जिसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 12 अप्रैल। विकल्प सी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या थी? थीम भी पूछता है। तो इसकी थीम क्या थी 2024 में? वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। आप वैज्ञानिक जिसका इसका कीवर्ड याद कर लीजिए। तो वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया आपका? ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया आपका? ये ब्रिटेन के द्वारा, सॉरी चीन के द्वारा, गलत बोल दिया मैंने। किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। सही कर लीजिए। क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? चीन के द्वारा। यह चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। विकल्प सी सही है। निम्न में से किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल ही में चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपेक्स शुरू किया है? किसने शुरू किया है? अमेरिका और जापान, भारत और जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, भारत और अमेरिका। ये किसने शुरू किया है? भारत और जापान ने। विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। ये भारत और जापान ने चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी ल्यूपेक्स, इसरो और जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। जापान में क्या है एजेंसी? जाक्सा। इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। तो आपके क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ल्यूपेक्स किसका संयुक्त मिशन है? तो जाक्सा और इसरो का, इसरो और जाक्सा का, यानी भारत और जापान का है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व पुस्तक दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व पुस्तक दिवस 2024 की थीम क्या है? रीड ओनली बुक, रीड माई वे, रीड योर वे, राइट योर वे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, रीड योर वे। रीड योर वे विश्व पुस्तक दिवस की थीम थी। अब पूछा जा सकता है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अब पहली बार कब मनाया गया था? 23 अप्रैल 1995 को। कब मनाया गया था पहली बार? 23 अप्रैल 1995 को। इसे विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बी और सी का, तो आप इसको सही कर लीजिए। इसका करेक्ट मतलब इसमें थोड़ा ये जो सी है यहाँ पे बी कर दीजिए और यहाँ पे सी कर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा नागर शैली। सही जवाब क्या होगा? नागर शैली। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है यह नागर शैली में बनाया गया है। कब बना, किस में बनाया? नागर शैली से प्रेरित होकर बनाया गया है। जिसका निर्माण है किस शैली में किया गया है? नागर शैली में। इसका उद्घाटन कब किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है। तो 22 जनवरी 2024 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस मंदिर के डिजाइन को पूछ लिया जाए, इस मंदिर के डिजाइन को मतलब इस मंदिर का डिजाइन किसने किया था? इस मंदिर को चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष ने डिजाइन किया था। चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष ने डिजाइन किया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस मंदिर के निर्माण की? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 और उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में इनमें से किसे भारत रत्न सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? यानी जनवरी 2024 में इनमें से किसे भारत रत्न सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? ललित नारायण मिश्र, कर्पूरी ठाकुर,
जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर जगन्नाथ सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, कर्पूरी ठाकुर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ये आ जाएगा पेपर में, आप नोट करके जाइएगा, जरूर आ सकता है। तो 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ये कौन थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। बिहार के पूर्व सीएम यानी मुख्यमंत्री थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए, जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। तीसरा, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना। इसका सही जवाब आपका होगा बी। क्या होगा? बी, जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। जब आपको कभी कुछ समझ में ना आए तो जो सबसे बड़ा वाला उत्तर रहे, तुक्का बता रहा हूँ, हमेशा सही नहीं होता, लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, जो सबसे लंबा आंसर होता है वही सही आंसर होता है। यानी कंसेप्ट इज टेम्परेरी और लंबा आंसर इज परमानेंट। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। 21 नंबर, भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की पाकिस्तान के कोशिशों को नाकाम करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सर्वविनाश, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्तिमान, ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो कौन सा मिशन चलाया आपका? यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो डायरेक्ट हम ऐसे बता दें। यहाँ पे टाइपिंग में बी और COD में आगे पीछे हो गया है, तो COD को समझिएगा, कोई मतलब समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या होगा? ऑपरेशन सर्वशक्ति। यहाँ पे C कर दीजिए, यहाँ पे D कर दीजिए। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर, वर्ष 2024 में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023 इनमें से किस नाम के शीर्षक से जारी की गई है? बियॉन्ड सक्सेस, बियॉन्ड एजुकेशन, बियॉन्ड बेसिक्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बियॉन्ड बेसिक्स, यानी विकल्प C। इसका सही जवाब क्या होगा? बियॉन्ड बेसिक्स होगा। यानी 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट एसर ने शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट एसर जारी की गई, और यह रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन की ओर से जारी, बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक से जारी हुई, प्रथम फाउंडेशन की ओर से। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर, जनवरी 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन फिलहाल पेपर में नहीं आएगा, उस टाइम नियुक्त किया गया था लेकिन अब नहीं आएगा, क्योंकि अब इसका इतना रिलेवेंट नहीं है। पहले अगर उस हिसाब से होता तो मनोज, जैसे इसके वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। कौन है? मनोज सोनी हैं, लेकिन अब नहीं है मनोज सोनी। मनोज सोनी थे। अभी UPSC का विवाद चल रहा है, तो इसके जो UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया जनवरी 2024 में, तो जनवरी 2024 में अगर पूछा जाए तो शीलवर्धन सिंह को। किसे किया गया है? शीलवर्धन सिंह को। अगर अध्यक्ष के बारे में आ जाए तो अध्यक्ष मनोज सोनी थे, लेकिन अब नहीं हैं, तो इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है। फिलहाल जनवरी 2024 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह को। तो चलिए आगे चलते हैं। मिजोरम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस दल को सबसे अधिक सीटें मिली? ZPM, कांग्रेस, BJP, MVP। तो किसे सबसे ज़्यादा सीटें मिली? तो आपके ZPM, यानी विकल्प A सही है। किसे? ZPM, विकल्प A सही है। यानी मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ZPM का फुल फॉर्म क्या होता है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ZPM, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। और मिजोरम में कितनी सीटें हैं? तो मिजोरम में 40 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 40। अगर मिलान के लिए आता है तो आप कर लीजिएगा। मिजोरम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। और 40 सदस्यों की विधानसभा में उसे 27 सीटें प्राप्त हुई थी। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालदुहोमा। कौन है?
दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। पूछ सकता है मिजोरम के मुख्यमंत्री का मिलान आ जाएगा, लाल दुहोमा है। मिजोरम में विधानसभा की सीट कितनी है? 40 है। और सीट और किसी से बहुमत प्राप्त हुआ? जेडपीएम को। जेडपीएम का पूरा नाम जोरम पीपुल्स मूवमेंट। चलिए आगे चलते हैं। नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बाईटेक के परिसर का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया? पुणे, अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो कहाँ पे किया गया आपका ये किया गया आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, बेंगलुरु में किया गया। और बेंगलुरु में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह सेंटर कितने का था? 1600 करोड़ रुपये, मतलब जो ये बना है 1600 करोड़ का है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कोई खास नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान, यानी 2013-14 से लेकर के 2022-23 के मध्य भारत में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीबी से कितने लोग बाहर आए। तो गरीबी से आपकी टाइपिंग थोड़ा बीओसी का दिक्कत है, झोला जा रहा है, आप थोड़ा देखिएगा। तो कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं आपके? 25 करोड़, 23.82 करोड़, 24.82 करोड़, 22.82 करोड़। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 24.82 करोड़। क्या सही जवाब होगा? 24.82 करोड़। यानी नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो और इन गरीबी में सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि गरीबी में सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ दर्ज किया गया है, तो यूपी, बिहार में आपका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद साथ ही साथ आपका एमपी भी है, यूपी, बिहार, एमपी। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम इनमें से क्या रखा है? गुरु वशिष्ठ हवाई अड्डा अयोध्या धाम, महर्षि व्यास हवाई अड्डा अयोध्या धाम, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ऋषि विश्वामित्र हवाई अड्डा अयोध्या धाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब होगा आपका महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखे गीत एबंडेंस इन मिलेट्स के हाल के दिनों में चर्चा में रहने का कारण क्या है? मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग देके गीत लिखा है उसका नाम क्या है? एबंडेंस इन मिलेट्स। और हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? इसके कारण क्या है? पहला, ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामांकन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित गीत, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का थीम गीत। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? केवल एक, एक और तीन, केवल दो, एक, दो, तीन। तो इसका सही जवाब होगा आपका विकल्प ए। यानी यह ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए इसका क्या किया गया है? नामांकन किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए इसका नामांकन किया गया है। और इसमें किसने सहयोग दिया है पूछ लिया जाए तो भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह। किसने? फाल्गुनी शाह ने, जो कि भारतीय अमेरिकी गायक हैं। इस गीत को भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? फतेहपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ। इसमें भी टाइप ये है, एबीसी में मत जाइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो लखनऊ को पहले एआईसीटी के रूप में विकसित करने का घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। यानी योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ को घोषित किया है एआईसीटी के रूप में विकसित करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में इनमें से किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? मुकेश सिंह जोरावर, अमित दास गौतम, नीलम शरण गौर, गणेश देव सिंह। तो यह पुरस्कार किसे मिला है? यह पुरस्कार मिला है नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर को। अब यह नीलम शरण गौर को किस रचना के लिए मिला है अंग्रेजी भाषा के? यह आपके रेक्यूम इन रागा। किस रचना के लिए मिला है?
रेक्यूम इन रागा। रेक्यूम इन रागा के लिए जो नोवेल है नीलम मैम का, उनके लिए मिला है। नीलम शरणगौर मैम हमारी मैम रही हैं, हमने उनसे पढ़ा है। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं वो। तो हम लोग के लिए क्या, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि मैम नीलम शरणगौर को रेक्यूम इन रागा के लिए यह पुरस्कार यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। तो मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और इलाहाबाद से हैं। चलिए आगे चलते हैं, यानी प्रयागराज जो है वर्तमान में, और मैम के हम लोग मतलब स्टूडेंट रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मनीष दारूवाला, अनीश शाह, शैलेश अग्रवाल, नीलेश जायसवाल। तो किसे किया गया है? ये किया गया है अनीश शाह जी को। किसको? अनीश शाह जी को। यानी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनीश शाह को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। और किसका स्थान ले रहे हैं? वो शुभ्रकांत पांडा का स्थान ले रहे हैं। किसका स्थान ले रहे हैं? शुभ्रकांत पांडा का। देखते हैं आगे। हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ग्लोबल साउथ तो से तात्पर्य अल्प विकसित और विकासशील देशों से है। यह सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हम देख रहे हैं पेपर के पैटर्न में, जो प्रीवियस पेपर हुआ जो रद्द हुआ था उसमें ऐसे ही कोट वाले भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ, तो उन्हीं को बेस मानकर हमने यहाँ पे भी क्वेश्चंस लिए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए, आपके क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। तो इसका सही, तो केवल 1, केवल 2, 1, 3, 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 3, यानी तीनों विकल्प सही हैं। यानी ग्लोबल साउथ से तात्पर्य अल्प विकसित और विकासशील देशों से है। यह सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्चुअल आयोजन किया था उन्होंने। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक के CEO का शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। तो कहाँ पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। जो एपेक है, एपेक का CEO का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। दुबई में COP यानी COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? उत्सर्जन में 50% की कमी, पूर्ण कार्बन तटस्थता प्राप्त करना, इसे 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, इसे 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। अभी पूछ सकता है क्वेश्चंस कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई है? तत्काल मानवीय युद्ध विराम, नई सीमाओं की पहचान, सैन्य हस्तक्षेप, शत्रुता का विस्तार। तो क्या किया गया है आपका? ये तत्कालीन मानवीय युद्ध विराम, तत्काल मानवीय युद्ध विराम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तत्काल मानवीय युद्ध विराम। चलिए आगे चलते हैं। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अब WAIPA का पूरा नाम पूछ सकता है, तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। अब इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। 1 दिसंबर 2023 को विश्व एड्स दिवस किस थीम पर मनाया गया? इक्वलाइज, लेट कम्युनिटीज लीड, ग्लोबल सोलिडारिटी, रेजिलियंस सर्विसेज, और चौथा है इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा लेट कम्युनिटीज लीड। क्या होगा इसका सही जवाब? विकल्प बी,
लेट कम्युनिटीज लीड। और पूछ सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसका इस बार का थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज लीड, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुदायों को नेतृत्व करने दें। समुदायों को नेतृत्व करने दें। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर। तो इसका सही जवाब होगा आपका 12 सितंबर। क्या होगा इसका सही जवाब? विकल्प सी, 12 सितंबर। 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन 2 बार हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह G20 का 18वां संस्करण शिखर सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। दूसरा, सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल गांधीनगर स्थित भारत मंडपम था। तीसरा, भारत ने 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब होगा पहला और तीसरा, यानी विकल्प सी। विकल्प सी, यानी जो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, 18वां संस्करण शिखर सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ये सही है। और सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल गांधीनगर स्थित भारत मंडपम में था। ये आपका गलत है। ये आपका गलत है। सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में था। गांधी मैदान में नहीं, गांधीनगर में नहीं, प्रगति मैदान में। कहाँ पे? प्रगति मैदान में। ध्यान से देखिए कितनी बारीकियाँ हैं। भारत मंडपम में तो हुआ था, लेकिन जो भारत मंडपम है यह प्रगति मैदान में स्थित है, न कि गांधीनगर में स्थित है। और तीसरा, भारत ने 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। तो ये एकदम सही है। चलिए, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी। 1 और 3, दूसरा गलत। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में से वही क्वेश्चन 2 बार हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के घटनाक्रम में शामिल हैं। पहला, अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना। दूसरा, भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा परियोजना की घोषणा करना। तीसरा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत। तो इसका सही जवाब होगा केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 और 2 और 3। तो इसका सही जवाब होगा क्या? 1, 2, 3। विकल्प डी सही है, यानी अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये भी आपका सही है। और इसका क्या? भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा परियोजना घोषणा किया गया और जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के नेताओं के सम्मेलन का उद्घाटन किया था और 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? 55। अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? 55, यानी 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यूनेस्को द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के दौरान देश की GDP वृद्धि दर है 6.6%, 7%, 7.6%, 8%। तो कितना है आपका? 7.6%, यानी विकल्प सी सही है। 7.6%। कितना है? 7.6%। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं के लिए लगभग 32.5 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? पहला, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। दूसरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तीसरा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी विकल्प डी। विकल्प डी, यानी ये जो योजना है 32.5 हजार करोड़ का, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है, तेलंगाना भी आता है, आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के 35 जिले शामिल हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं।
हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, आप इनको एकदम रट के जाइएगा। पहला अजय नारायण, अरविंद पनगड़िया, एन.के. सिंह, नीतीश कुमार। तो इसका सही जवाब होगा अरविंद पनगड़िया। क्या होगा? अरविंद पनगड़िया। तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और 16वां जो वित्त आयोग है कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 280। पेपर में क्वेश्चंस बनता है 280। वित्त आयोग किस में है? 280 में। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.3%, 6.5%, 6.4%, 6.7%। कितना अनुमान लगाया गया है? तो जो GDP है इसका अनुमान कितना लगाया गया है? 6.3%। कितना लगाया गया है? 6.3%। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार से क्वेश्चन फिक्स है, जहाँ रूस हो गया, भूटान हो गया, जहाँ जापान हो गया, कहाँ का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, किसे दिया गया है? ज़्यादातर नरेंद्र मोदी को ही मिला है। तो सेंट जॉर्ज का आदेश, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कार्ड, अलेक्जेंडर नेवर्स्की का आदेश, मित्रता का आदेश। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कर दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ नहीं है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कार्ड, यानी द ऑर्डर ऑफ लगेगा आगे, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कार्ड। ये रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान उन्हें प्रदान किया गया। चलिए आगे चलते हैं। 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा आपका कुवैत। क्या होगा? कुवैत। यानी कुवैत में यह घटना घटी जिसमें 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, कुवैत। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 18 दिसंबर 2023 को जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष प्रवासी भारतीयों ने अनुमानित 125 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी है। दूसरा, विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया से भारत में भेजी जाने वाली राशि 8.2% बढ़ी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसका सही जवाब होगा आपका केवल एक, यानी केवल एक। तो 18 दिसंबर 2023 को जारी विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष प्रवासी भारतीयों ने अनुमानित 125 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी है। कितना भेजी? 125 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी है। और दूसरा असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने नवंबर 2023 में एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय 442 डॉलर से बढ़कर कितना डॉलर हो गया है? 2389 डॉलर, 530 डॉलर, 1586 डॉलर, 690 डॉलर। तो कितना हो गया है? 2389 डॉलर। कितना हो गया है? 2389 डॉलर, विकल्प ए। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में जारी लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में कौन सा राज्य दूसरे वर्ष भी अचीवर्स राज्य बना रहा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो कौन बना रहा आपका? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AMF तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया था? PS1 इंजन, PS2 इंजन, PS3 इंजन, PS4 इंजन। तो किसका किया था?
आपके इसका किया था PS4 इंजन का। किसका किया था? PS4 इंजन का। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ राज्य में जलवायु अनुकूलन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण से संबंधित समझौते किए? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनिसेफ। तो किसके द्वारा किया गया ये किया गया एशियाई विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? एशियाई विकास बैंक के द्वारा, यानी विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। अब आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है। अब किस 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऋण कितना है? 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल वृद्धि लगातार तीसरे वर्ष धीमी होकर कितनी की रहेगी? 6.4%, 2.4%, 3%, 5%। तो इसका सही जवाब आपका होगा 2.4%। कितना रहेगी? 2.4%। चलिए आगे चलते हैं। किस बैंक के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूपे क्रेडिट कार्ड पेश किया गया? क्या किया गया? समान रूपे क्रेडिट कार्ड पेश किया गया। SBI, HDFC, इंदू सिंध बैंक, कोटक। तो किसके द्वारा किया गया? इंदू सिंध बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इंदू सिंध बैंक, जिसे इंडस इंड बैंक बोलते हैं। इंदू सिंध छोड़िए, इंग्लिश में देखिए, इंडस इंड बैंक लिमिटेड बोलते हैं। इसी के द्वारा किया गया, इंडस इंड बैंक के द्वारा। भारत ने निम्न में से किस देश तथा समूह के साथ मिलकर पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार प्रक्षेपित करने की योजना बनाई? तो किसके साथ मिलकर बनाया था? रूस, अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन। तो किसके साथ? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका, यानी विकल्प बी सही है। निसार के बारे में पेपर में पूछा जाता है। तो निसार किसका मिशन है? नासा और इसरो का। नासा इसरो संयुक्त मिशन, इसका नाम निसार दिया गया है। पेपर में पूछा गया था, PCS में पूछा गया था कि निसार किसका संयुक्त मिशन है। PCS 2023 में क्वेश्चन आया था। तो निसार नासा इसरो का संयुक्त मिशन है सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, जिसे निसार नाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना, वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन करना, अंतरिक्ष मलबे का निगरानी करना। तो इसका सही जवाब आपका होगा ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, यानी विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? क्रायोजेनिक इंजन, विक्रम लैंडर का डायनामो जनरेटर, सूर्य का प्रकाश, संपीड़ित स्प्रिंग से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होगा आपका? इसका सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। तो जो प्रज्ञान रोवर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर, अब पूछ सकता है रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान। रोवर क्या है? प्रज्ञान। तो रोवर प्रज्ञान के पेलोडोट्स को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया है और रोवर प्रज्ञान की बैटरी सूर्य के प्रकाश के द्वारा चार्ज होती है। यह चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध न होने के कारण निष्क्रिय हो गया था रोवर का जो पेलोड्स है। तो सौर ऊर्जा पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रयान 2 के इम्पैक्ट पॉइंट का नाम रखा गया है। चंद्रयान 2 के इम्पैक्ट पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान, तिरंगा, शिव शक्ति, विक्रम। तो इसका क्या नाम रखा गया है? इसका क्या नाम रखा गया है? तिरंगा। क्या नाम रखा गया है? तिरंगा। क्या नाम रखा गया है? तिरंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा पर जहां कदम रखे उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है, लेकिन उन्होंने चंद्रयान 2 के इम्पैक्ट का पॉइंट का नाम तिरंगा दिया है। अगर चंद्रयान 3 का नाम पूछे तो उसका नाम क्या होगा? शिव शक्ति। क्या होगा? चंद्रयान 3 पूछे तो उसका नाम क्या होगा?
उसका नाम होगा शिव शक्ति। चूँकि यहाँ पे चंद्रयान-2 पूछा गया है, इस वजह से तिरंगा होगा। अगर चंद्रयान-3 पूछा जाए तो शिव शक्ति। और चंद्रयान-2 का जो इम्पैक्ट पॉइंट था वो क्या था? तिरंगा था। फिलहाल अब पूछेगा चंद्रयान-3, और इस वजह से दोनों क्वेश्चंस हम ले लिए हैं यहाँ पे, जिससे दोनों क्वेश्चंस तैयार हो जाएँ, साथ में ही तैयार हो जाएँ। तो चंद्रयान-2 जानते हैं 7 सितंबर 2019 को किया गया था। कब किया गया था? 7 दिसंबर कब किया गया था आपका ये? 7 सितंबर 2019 को। और चंद्रयान, इसके पहले चंद्रयान-1 भी था, 2008 में किया गया था, लेकिन दोनों क्या थे? दोनों सफल नहीं हुए थे। चंद्रयान-3 सक्सेस हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इसरो के चंद्रयान अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम चंद्रयान अभियान में लैंडर मॉड्यूल नहीं था। दूसरा, 2019 में लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा था। तीसरा, विक्रम लैंडर 14 जुलाई को उत्तरी और 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल तीन, एक और दो, एक दो तीन। तो इसका सही जवाब आपका होगा 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2। यानी प्रथम चंद्रयान अभियान में लैंडर मॉड्यूल नहीं था, बिल्कुल सही है। और 2019 में लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा था, ये भी सही है। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा गलत इसलिए है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास किया था। मतलब सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और पहला प्रयास ये हुआ था, जानते ही हैं आप। पहला प्रयास कब हुआ था? 2019 में हुआ था। तो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 के मिशन द्वारा किया गया था, जो कि असफल रहा था। ये भी सही है। इसरो का पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 था, 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। और इस मिशन में चांद पर उतरने के लिए लैंडर मॉड्यूल नहीं थे, ये भी सही है। अगर पूछ लिया जाए चंद्रमा तक पहुंचने के लिए चंद्रयान-3 के मिशन में कुल कितने खर्चे आए थे? तो 615 करोड़। 615 करोड़। और तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि 14 जुलाई नहीं, 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। आप समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है? MS-80 बाई MS-80N2, GS-80 बाई GS-80N1, WS-80 बाई WS-80N4, GS-80 बाई GS-80N2। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा GS-80 और बाई GS-80N2। इसको याद कर लीजिए, ये रटने वाले क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं। इसरो का उड़ान परीक्षण वाहन एबार्ट मिशन 1 यानी TBD-1 किस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है? चंद्रयान-3, मंगलयान, आदित्य L1, गगनयान। तो किसके लिए है आपका ये? गगनयान के लिए। किसके लिए है? गगनयान के लिए है। तो भारत ने अपने प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 2025 में लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 में। और इस क्रम में 21 अक्टूबर 2023 को पहले टेस्ट में एबार्ट मिशन TBD-1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस परीक्षण में गगनयान क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया था और पैराशूट के माध्यम से नीचे उतारा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? गगनयान। चलिए आगे देखते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? अंतरिक्ष में एक बिंदु जहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। दूसरा, एक बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुँचते हैं। तीसरा, एक बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन तक पहुँचते हैं। और चौथा, वह बिंदु जहाँ दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं। तो इसका सही जवाब आपका होगा एक बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुँचते हैं, यानी विकल्प बी। क्या सही होगा? विकल्प बी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना को हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा अत्याधुनिक विमान प्राप्त हुआ है? सुखोई Su-30 MKI, उन्नत जेट ट्रेनर हाक, डोर्नियर DO-228, ALH ध्रुव। तो कौन सा HAL के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा प्राप्त हुआ है वायुसेना को? तो ये आपका प्राप्त हुआ है डोर्नियर DO-28। कौन प्राप्त हुआ है? डोर्नियर DO-28। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं।
स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बना। विदिशा मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा विदिशा मध्य प्रदेश। क्या होगा? विदिशा मध्य प्रदेश। यानी विदिशा मध्य प्रदेश स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकी को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। भारत का पहला जिला बन गया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 13 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च किया था। 5G कब लॉन्च हुआ था? 1 अक्टूबर 2022 भारत के 13 शहरों में। निम्न में से किस संस्थान द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की एक नवीन पद्धति विकसित की गई? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिषद ICMR, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका IISc बेंगलोर, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश द्वारा मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लिम का प्रक्षेपण किया गया है? रूस, अमेरिका, इजराइल, जापान। तो किसके द्वारा किया गया है? आपका जापान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा। जापान की एजेंसी है जाक्सा। पूछ सकता है जापान की एजेंसी कौन है? जैसे अपने यहाँ का इसरो है, ऐसे वहाँ का जाक्सा है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल को किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है? अर्जुन, भीष्म, मैत्री, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है? तो इसे भीष्म प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत विकसित किया गया है? भीष्म प्रोजेक्ट के तहत। चलिए आगे चलते हैं। INS संधायक के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसकी लंबाई लगभग 110 मीटर है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, 1 तथा दोनों सत्य है, सभी असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 तथा 2 दोनों सत्य है। यानी भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसकी लंबाई 110 मीटर है और इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन। सितंबर 2023 में समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति की खोज की गई। केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। तो ये कहाँ पे की गई आपकी खोज? ये आपकी खोज की गई तमिलनाडु में। कहाँ पे की गई? तमिलनाडु में। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य को, जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को, कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिक 2 सदस्यों को, दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव वाले निवासी को। तो किसे नियुक्त किया जा सकता है आपका? ये कश्मीरी प्रवासी समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को, यानी विकल्प सी सही है। क्या सही होगा? विकल्प सी। विकल्प सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह विधेयक दिल्ली पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित है। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। तो इसमें पूरा टाइपिंग नहीं हो पाया क्लियर, पूरा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा हमारे में। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसे जो है, जो संशोधन दिल्ली सरकार अधिनियम पारित किया गया, यह 1991 में संशोधन का प्रावधान है। बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। और ये जो संशोधन है, यह जो संशोधन है यह सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन से भी प्रावधान किया गया है। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो यह विधेयक दिल्ली पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ दूसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सूर्यकांत। तो कौन बने हैं आपके? ये बने हैं आपके जस्टिस BR गवई। कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। चलिए आगे चलते हैं। भारत में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए संसद में 3 विधेयक पेश किए गए हैं। इन विधेयकों में भारतीय दंड संहिता IPC के स्थान पर प्रभाव में आएगा।
आपराधिक न्याय और नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के जगह पे कौन सा आएगा? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय, यहाँ न्याय होगा, न्यास नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। संसद द्वारा सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, राज्यसभा में। तो विकल्प 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1, 2, 3 सही है। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3। लोकसभा में भी है, राज्य विधानसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। यह नारी शक्ति बंधन अधिनियम 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा कब? 20 सितंबर 2023 को लोकसभा के द्वारा, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और यह प्राप्त होने से 128वां संविधान संशोधन विधेयक हो गया और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया। यानी संविधान संशोधन विधेयक 128वां हो गया और संविधान संशोधन कौन सा है? अधिनियम 106। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो इसका सही जवाब होगा आपका होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा और जिसके किनारे 1700 हेक्टेयर की भूमि पर पीपीपी मॉडल के तहत सोलर प्लांट लगाया जाएगा और जिसकी क्षमता होगी 550 मेगावाट की। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में द्वादश माधव सर्किट का निर्माण कराया जाएगा? मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में द्वादश माधव सर्किट का निर्माण कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा? प्रयागराज में। यानी प्रयाग के प्रधान देवता के रूप में भगवान माधव के द्वादश स्वरूपों का तक श्रद्धालुओं के आसानी से पहुंचने के लिए 125 किलोमीटर लंबे सर्किट का निर्माण कराया जाएगा। यानी ये निर्माण कब होगा? महाकुंभ जो 2025 लगने वाला है उससे पहले तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रयागराज से संगम की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वादश रूप जो धारण किए थे उसी के बारे में यहाँ पे अब दर्शाया जाएगा और 125 किलोमीटर लंबा रहेगा यह सर्किट। कितना लंबा रहेगा? 125 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनके आने के। तो इसका सही जवाब होगा मथुरा। क्या होगा? मथुरा। कहाँ किया जा रहा है? मथुरा में। यानी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मथुरा में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती? मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ। तो किसने जीती है ट्रॉफी? ये ट्रॉफी जीती है मुरादाबाद ने। किसने जीती है? मुरादाबाद। मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है? मुरादाबाद में है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, उसी ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अक्टूबर 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया? ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। व्हेल, गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो किसे घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को। किसे घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम होता है प्लेटनिस्टा गंगोटिका। क्या नाम होता है? प्लेटनिस्टा गंगोटिका। प्लेटनिस्टा गंगोटिका। यह गंगा, जमुना, चंबल, घाघरा जैसी नदियों में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी लगभग 2000 है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है और 2009 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अब 2023 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भी घोषित कर दिया गया। भारत सरकार के द्वारा 2009 में, यूपी के द्वारा 2023 में। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगोटिका। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो कहाँ पे की जाएगी आपकी ये आपकी कहाँ पे की जाएगी? अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी,
गोरखपुर में। तो ये आपकी कहाँ की जाएगी? लखनऊ में। कहाँ पे की जाएगी? लखनऊ में। इसका सही जवाब होगा लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस जिले में किया गया? मिशन महिला सारथी का शुभारंभ आपके अयोध्या में किया गया। कहाँ पे किया गया? अयोध्या में किया गया। कहाँ पे किया गया? मिशन महिला सारथी का शुभारंभ अयोध्या में। और मिशन महिला सारथी क्या है जान लीजिए। यानी इस अवसर पर 51 बसें संचालित की गई थी, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं रहेंगी। मतलब जिनका संचालन महिला बस कंडक्टर और ड्राइवर के रूप में करेंगी, वो क्या है? मिशन महिला सारथी, अयोध्या से। आगे देखिए, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? आगरा, मथुरा, इटावा, शामली। तो कहाँ पे किया गया? आपका इटावा में किया गया। कहाँ पे किया गया? इटावा में। टाइपिंग बीसी वाला डिफ़ॉल्ट हो गया, बाई डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट से हो गया है। तो कहाँ पे किया गया? इटावा में। इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया, इटावा जिले में। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत सिदियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी। तो ये कहाँ पे स्थित है आपके? ये आपके बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाराबंकी में। कहाँ पे स्थित है? बाराबंकी में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा? ग्रेटर अलीगढ़ में, सैफई में, आगरा में, ग्रेटर नोएडा में। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ग्रेटर अलीगढ़ में। ग्रेटर अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। और लगभग टाउनशिप के 6 एकड़ ज़मीन पर यह बनाया जाएगा, जिसमें 20,000 दर्शक की बैठने की क्षमता होगी। क्षमता कितनी होगी? 20,000 दर्शक की। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, बाराबंकी। तो ये कहाँ पे की जाएगी? ये कहाँ पे की जाएगी? गोरखपुर जिले में। कहाँ पे? गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय रियल इस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर की ओर से लिया गया है। किसके लिया गया है? शोभा डेवलपर की। और इस विश्वविद्यालय में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था होगी। कहाँ से कहाँ तक की? प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला विश्वविद्यालय स्थापना किया जा रहा है? गोरखपुर में। आगे देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र। तो किसने जीता है? हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने किसको हरा के जीता है? पूछ लिया जाए तो राजस्थान को हरा के जीता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कतर मास्टर्स शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट 2023 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय ने पराजित किया था? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, कार्तिकेयन मुरली, विश्वनाथन आनंद, भास्कर अरिबान। तो किसने किया था पराजित? कार्तिकन मुरली ने। किसने किया था? कार्तिकन मुरली ने। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग सेन, नितिन कुमार, थारून एम, पृथ्वी राय। तो किसने जीता है ये आपका जीता है चिराग सेन ने। किसने जीता है? चिराग सेन ने। विकल्प ए सही है, चिराग सेन। चलिए आगे चलते हैं। शतरंज विश्व कप वाइड वर्ल्ड कप चेस 2023 के फाइनल में भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद को निम्न में से किसने पराजित किया? बॉबी फिशर, नाकामुरा, कैरुआना, मैग्नस कार्लसन। तो किसने पराजित किया था प्रज्ञानंद को? ग्रैंड मास्टर में आर प्रज्ञानंद जिसे बोलते हैं, उन्हें किसने किया था? मैग्नस कार्लसन ने। किसने किया था? मैग्नस कार्लसन ने। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच कहाँ खेला गया? देखिए आईसीसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चित्तस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो कहाँ पे खेला गया था ये आपका? ये पहला मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। आगे चलते हैं। एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? पूछ सकता है क्योंकि 22 में हुआ था, तो 22 तक का जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो करंट अफेयर लिया है। तो कितने पदक जीते थे आपके?
107 पदक, यानी विकल्प बी सही है। 107 पदक, विकल्प बी सही है। विकल्प बी आपका 107 पदक, यानी जिसमें आपके 28 स्वर्ण थे, 28 गोल्ड थे, 28 गोल्ड और 38 सिल्वर यानी रजत, 41 कांस्य सहित 107 पदक थे। चलिए आगे चलते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जायद तलवार का संबंध किन देशों से है? यूएई एवं भारत, मंगोलिया एवं भारत, ईरान एवं भारत, मालदीव एवं भारत। तो किससे संबंधित है ये? जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई एवं भारत। तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और यह कहाँ आयोजित हुआ था? दुबई के पोर्ट रसीद पर, दुबई में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ ब्लैक बाज बैल वन्यजीव हाल ही में एक दुर्लभ ब्लैक बाज बैल वन्यजीव अभ्यारण्य देखा गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? थोड़ा यहाँ टाइपिंग ऊपर नीचे है तो पूछ सकता है कि यह बैल वन्यजीव अभ्यारण्य में मतलब ब्लैक बाज बैल वन्यजीव अभ्यारण्य देखा गया है किस राज्य में स्थित है? ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपका ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इंटरपोल ग्लोबल अकादमी का सदस्य बना है। 8वां, 10वां, 15वां और 20वां। तो कौन सा सदस्य बना है? आपका सदस्य बना है 10वां। कौन सा बना है? 10वां सदस्य बना है सीबीआई। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य ने देश के पहले प्राय एटलस का अनावरण किया है? तो केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। तो किसने किया है? गोवा ने। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा के गांव मायम के लिए एक जैव विविधता एटलस जारी किया है, जो भारत का पहला ग्राम एटलस, ये प्राय नहीं यहाँ पे ग्राम होगा, मैंने ग्राम एटलस है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये आपका महारत्न कंपनी नहीं है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बाकी सारी महारत्न कंपनियां हैं जो दी गई हैं। और वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं। पूछ सकता है कितनी हैं? तो 13 हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के 33वें तथा प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की? वाराणसी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, चित्रकूट। तो कहाँ पे मंजूरी प्रदान किया गया है? ये आपके लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। यानी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के जो तराई हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है वहाँ पे मंजूरी दिया गया, यानी लखीमपुर खीरी में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह देश का 33वां प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य धाम, आयुष्मान निदान केंद्र, धन्वंतर केंद्र। तो किस नाम से जाना जाएगा अभी? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। किस नाम से? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया? दिनेश भार्गव, महेश चंद्र पंत, के राधाकृष्णन, एस राजलिंगम। तो किसके द्वारा किया गया, गठन किया गया पैनल? ये आपके किया गया महेश चंद्र पंत के द्वारा, महेश चंद्र पंत के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदिवासी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना, आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को में सुधार करना, जिसके साथ इस योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाना है। तो आज एक टॉप 100 क्वेश्चंस पूरे हुए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, नया चैनल है, ऑनलाइन के माध्यम से चैनल है। तो हम कंटेंट बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके पेपर में आएंगे, पेपर के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रेलिवेंट है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। और ऐसे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम आगे 3 से 4 वीडियो और लाएंगे करंट अफेयर के लिए। कुल मिलाकर 4-5 पार्ट में आपका करंट अफेयर यूपी पुलिस के लिए पूरा
तैयार हो जाएगा, जिससे आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियोस पे कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अंत तक देखा है तो। और आपकी जो क्वेरीज हों, अगर आप चाहते हैं वन लाइनर में करंट अफेयर लाएँ तो हम वन लाइनर में लाकर ख़त्म कर देंगे, नहीं तो MCQ बेस्ड में बताएंगे। MCQ बेस्ड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ने पर मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सेटअप नॉलेज टेलीग्राम चैनल है, जो कि कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आई होप कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को, जिससे हम और बेहतर से बेहतर कर सकें। ये आपका चैनल यूपी पुलिस, UPSI, SSC, CGL, CHSL, GD, MTS सहित UP PCS, UP SSSC सहित परीक्षाओं के लिए, तमाम टीचिंग एग्जाम के लिए, GK GS हिंदी और इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। ये आपका काम है, ये आपका चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।